हेलो स्प्रिंस, वेरी वार्म वेलकम इन यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट रईस। तो नाबार्ड ने रिसेंटली क्लाइमेट स्ट्रैटेजी दी है 2030 तक के लिए, जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग से यहाँ पे रिलेटेड है। सो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, नाबार्ड क्या है, उसका रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ज़रूरत है भारत को खास करके ग्रीन फाइनेंस की। So these are the things. After that, we'll be solving out today's prelims and the main practice questions. So let's start. Why in news? Recently, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, इसने अपनी क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 जो है इसका डॉक्यूमेंट दिया। और इसका एम है कि भारत की जितनी भी ग्रीन फाइनेंसिंग है उसको यहाँ एड्रेस किया जा सके। अब नाबार्ड और इसका रोल क्या है, तो देखिए नाबार्ड एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिसी देती है, प्लानिंग देती है, ऑपरेशंस देती है क्रेडिट के फील्ड में, खास करके एग्रीकल्चर या जो रूरल एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ में ये ज़्यादा वर्क करता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1982 अराउंड। नाउ यहाँ पर जो है ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए था, ताकि उसको और सपोर्ट कर सके, अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू हम इसको सपोर्ट कर सकें। मोर ओवर यहाँ पर कंट्री में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसकी देखी जाती है। नाबार्ड जो है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, खास करके एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के डेवलपमेंट में। इसका जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, और मोर ओवर इसका एक फंक्शन है जिसको सुपरविजरी फंक्शन कहा जाता है, सुपरविजन करता है और ये रूरल इकोनॉमी में। नाउ नाबार्ड के बारे में अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये ग्रीन लेंडिंग पर फोकस करेगी, ताकि इसको एक्सेलरेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके अलग अलग सेक्टर्स में। ये मार्केट मेकिंग रोल यहाँ होगा, एक ब्रॉडर रोल होगा, एक कंडक्टिव मार्केट एनवायरनमेंट बनाया जाएगा ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए। यहाँ पे एक इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू। स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, यहाँ पे रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजिकली मोबिलाइज किया जाएगा ताकि उनको ग्रीन इनिशिएटिव से जोड़ा जा सके। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जो स्ट्रैटेजी है इसको डिजाइन किया गया था, जितना भी फाइनेंशियल गैप है कि हमारा जो जितना रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट का, प्लस सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के लिए, प्लस जो करंट फ्लोइंग है वो कितना है, क्योंकि करंट फ्लोइंग बहुत कम है। भारत जो है ये अगर हम देखेंगे तो इंडिया अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन डॉलर हमें एनुअली यहाँ पे ज़रूरत है, जो हमारा डॉलर 2.5 ट्रिलियन का टारगेट है 2030 तक, हमें इतना ग्रीन फाइनेंसिंग में लाना है। नाउ सो दिस इज बेसिकली द फ्लो। 1920 के हिसाब से भारत ने केवल डॉलर 49 बिलियन की जो ग्रीन फाइनेंसिंग की थी वो अब तक की थी, जबकि हमें 170 बिलियन पर ईयर चाहिए। ये जो मेजॉरिटी है ये मिटिगेशन पर फोकस था, जिसमें केवल 5 बिलियन डॉलर ही एडेप्टेशन और रेजिलियंस में दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर का जो यहाँ एंगेजमेंट है वो बहुत मिनिमल लेवल पर है, बहुत कम है, खास करके एडेप्टेशन और रेजिलियंस वाले पर, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस है बैंकेबिलिटी पे या कमर्शियल वायबिलिटी पे, ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये भारत की नीड थी बेसिकली ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड, जिसको हमने डिस्कस किया। कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द डीएलएफ। ये केवल ओनली इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है जो बेसिकली डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में फीचर हुई थी लास्ट के 3 ईयर्स में। ये वाटर रिडक्शन या रीयूज पर वर्क करती है, मैन्योर ट्रीज के ट्रांसप्लांट पे वर्क करती है। सिग्नेचर ग्रुप है, जैसे कि जो सिग्नेचर ग्रुप है वो एच सर्टिफिकेट या जो गोल्ड रेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वाटर यूसेज को रिड्यूस करने के लिए, लो वाटर फ्लो फैसिलिटीज़ या जो टॉयलेट्स होते हैं उनके लिए, रेन वाटर कलेक्टिंग सिस्टम के लिए वर्क करता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वर्क करता है। देन यहाँ जो है दैट इज रेमसन्स इंडस्ट्रीज। रेमसन्स इंडस्ट्री जो है इनको गोल्ड मेडल मिला था यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में। मोर ओवर ये एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि एरिया जैसे एनवायरमेंट है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है। अब ग्रीन फाइनेंसिंग किसे कहा जाता है, तो देखिए ग्रीन फाइनेंसिंग जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको ऐसे इन्वेस्टमेंट में दिया जाता है या ऐसे इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जाता है जिनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम यहाँ इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है ये ऑफन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर यहाँ पे निर्भर थे, लेकिन हमें चाहिए लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो ग्रीन फाइनेंसिंग यहां पर रोल में आता है। ग्रीन फाइनेंसिंग बेसिकली जितना भी लो कार्बन इकोनॉमी है ये अलग अलग फंड्स को रिन्यूएबल एनर्जी में लेकर के आएगा, क्लीन टेक्नोलॉजीज में लाएगा, ग्रीन फाइनेंसिंग में आएगा। तो ये हेल्प करेगा कि जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी रेजिलियंस है ये कम हो जाए और ग्रीन गैस के एमिशंस को मिटिगेट करने में हेल्प करे।
मोर ओवर इसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे फ्लड डिफेंस में यूज़ हो सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में यहाँ पे यूज़ हो सकता है, इन सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, तो ये कम्युनिटीज़ को हेल्प करेगा कि वो आसानी से अडेप्ट कर पाएँ ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें, और जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके इम्पैक्ट को भी ये कम करने में हेल्प करेगा। मोर ओवर ये जो शिफ्ट है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, ये नए मार्केट बनाएगा क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए, जॉब्स क्रिएट होंगी, इनोवेशन होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं ग्रीन फाइनेंसिंग के आगे। सबसे पहला, जो ग्रीन फाइनेंसिंग जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको इनिशियली बहुत ज़्यादा हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कन्वेंशनल प्रोजेक्ट के मुकाबले। यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग के लिए यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मोर ओवर यहाँ पे टाइम फ्रेम का थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। बेसिकली जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके जो पे बैक पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं या फाइनेंशियल टारगेट जो होते हैं इन्वेस्टर्स के, उनको फुलफिल नहीं करता है। यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, मोरओवर ग्रीन वॉशिंग की प्रॉब्लम है। जो ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हों खास करके ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये यहाँ पर जो है ये इनकन्सिस्टेंसी है, बहुत एम्बिग्यूटी यहाँ पे देखी जाती है। मोर ओवर यहाँ पर बिना क्लियर या एक कोई स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर रिस्क है खास करके जिसको हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट्स को बेसिकली मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, केवल वो पेपर पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके हम जो रिस्क असेसमेंट है ग्रीन प्रोजेक्ट्स का उनको देख सकते हैं। सैटेलाइट से डेटा ड्राइवन यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं ताकि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का उनको देखा जा सके। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट के साथ उनको यहाँ रिलीज किया जा सकता है। माइक्रो ग्रांट्स दिए जाते हैं ग्रास रूट लेवल पर। यहाँ माइक्रो ग्रांट प्रोग्राम होना चाहिए खास करके लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर पावर इरिगेशन है, कम्युनिटी या कंपोस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं। ग्रीन इम्पैक्ट सोर्सेज या जो स्कोर होते हैं फाइनेंशियल प्रोड्यूस के लिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन इम्पैक्ट स्कोर्स होते हैं, मोर ओवर हम यहाँ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। नाउ वी आर टुडे एक्सप्लेनिंग टुडेस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज NABARD's climate strategy 2030 is primarily aimed at facilitating rural urban migration, promoting financial inclusion in urban areas, accelerating green lending across sectors, providing direct subsidies for the farmers. You can type down in the comment section the relative is correct or not. Then with today's main practice question, the question says critically examine the significance of NABARD's climate strategy 2030 in addressing India's green financing needs. So this is all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.